global advertisers, scaling new heights in outdoor media. शिवसेना ने ठुकराया अमित शाह का अल्टीमेटम। उद्धव ठाकरे सीट बंटवारे और युति पर आज ले सकते हैं फैसला। मनसे को लगा बड़ा झटका। मनसे विधायक राम कदम बीजेपी में हुए शामिल। पुणे में अमित शाह की उपस्थिति भाजपा में प्रवेश किया। विधवाओं पर हेमा मालिनी का विवादास्पद बयान। कहा, बंगाल और बिहार की विधवाएं वृंदावन में पैसे होने के बावजूद मांगती हैं भीख। लद्दाख से पीछे हटे चीनी सैनिक। भारतीय सीमा पर लगातार 4 दिनों से घुसपैठ कर चुमार में चहलकदमी कर रही चीनी सेना अब वापस लौट रही है। और इसके साथ ही गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में स्पाई कैमरा मिलने से बवाल। दिल्ली के जेएसएस कॉलेज के हॉस्टल की घटना, छात्राओं में भारी आक्रोश। नमस्कार, मैं हूं सुधा सिंह। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय मुसलमान देश पर मर मिटेंगे, लेकिन कोई अलकायदा का साथ नहीं देगा। आतंकी संगठन अलकायदा को लगता है कि भारतीय मुसलमान जिहाद के नाम पर उसके बहकावे में आ जाएंगे, उसके इशारों पर नाचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत का हर मुसलमान देशभक्त है। एक न्यूज चैनल पर बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने ये बयान दिया है। तो इस प्रकार का बयान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत के दौरान बताया है कि कोई भी भारतीय मुसलमान देश पर मर मिटेगा, लेकिन कोई अलकायदा का साथ नहीं देगा, क्योंकि आतंकी संगठन अलकायदा को लगता है कि भारतीय मुसलमान जिहाद के नाम पर उसके बहकावे में आ जाएंगे, उसके इशारों पर नाचेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रकार का बयान जो है उन्होंने दिया है, और उनके कहने के अनुसार कोई भी भारतीय मुसलमान देश पर मर मिट सकता है। किसी भी प्रकार के पक्षपात की बात ना कहते हुए नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया है कि कोई भी मुसलमान देश पर मर मिट सकता है। दिल्ली में होटल ताज पैलेस के बाहर आज तिब्बतियों ने चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे का जमकर विरोध किया। पिछले 3 दिनों से तिब्बतियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने होटल के बाहर प्रदर्शन कर रहे सभी तिब्बतियों को हिरासत में ले लिया है, और इसी होटल में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ठहरे हैं। भारतीय संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों ने मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लंबित मांगे जल्दी पूरी करने की अपील की है। कर्मचारियों ने आला अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आने वाले दिनों में मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। बहुत समय से जो हमारी डिमांड से, खास करके पब्लिक सेक्टर यूनिट में जिस तरह का जो पे स्ट्रक्चर दिया गया, वो हमारी पहली मेन डिमांड है। दूसरा, हमारा एक स्टैंडर्ड पे स्केल E2 और E3 जो अभी तक दिया नहीं है, हालांकि दूसरे PSU में वो दिया गया है, वो हमारी एक महत्व की दूसरी डिमांड्स है। तीसरा, हमारे यहाँ BSNL में 30% जो डायरेक्ट रिक्रूट JTOs एंड JOs है, उसको सुपर एनिमेशन देने की बात है। वो डिमांड भी हमारे जो हेडक्वार्टर लेवल पे BSNL मैनेजमेंट से जो डिस्कशन हुआ था, उन लोगों ने प्रिंसिपली एग्री किया है। एक महत्व की डिमांड हमारी जो 4 साल के बाद प्रमोशन देना है, वो भी आज तक एग्री की हुई डिमांड्स को इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। उसके लिए हमारे जो हेडक्वार्टर का जो कॉल है, उस हिसाब से हमारा ऑफिसर एसोसिएशन यहाँ राजकोट डिस्ट्रिक्ट का इकट्ठा होकर हम उसको धरना और सूत्रोच्चार का
पीएम नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले ही जापान का दौरा कर लौटे हैं। अब उस दौरे का असर देखने को मिल रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने गांधीनगर में जापान के मिज़ोहो बैंक के भारत स्थित चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुलाकात की। उन्होंने गुजरात की सीएम से राज्य में बैंक खोलने का प्रस्ताव भी रखा है। वहीं महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच अभी तक तालमेल नहीं बैठ पाया है, जिसके कारण दोनों पार्टियों की गठबंधन पर तलवार लटक रही है। इसी मुद्दे पर मातोश्री में शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका। हम सभी ने उद्धव जी को कहा है कि उद्धव जी, महाराष्ट्र आपके साथ में है, शिवसैनिक आपके साथ में है, शिवसेना के सभी नेता आपके साथ में है। जो नीति होगी वो महाराष्ट्र का सम्मान रखने लायक होनी चाहिए। शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे जी इनको अभिप्रेत होगी, ऐसी नीति होनी चाहिए। कभी कहीं भी आप नहीं झुकना, ये भी हमने उद्धव जी को कहा है। आपने सुना होगा आज शिवसेना नेताओं की महत्वपूर्ण मीटिंग शिवसेना पार्टी से उद्धव ठाकरे साहब ने बुलाई थी। उस बारे में गठबंधन के भविष्य के बारे में चर्चा हुई। शिवसेना के सभी नेताओं ने शिवसेना पक्ष प्रमुख पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे साहब को पूरा अधिकार दिया है उस बारे में निर्णय लेने का। महाराष्ट्र का आत्मसम्मान, उसको हम ठेस नहीं पहुंचाने देंगे और शिवसेना का स्वाभिमान और शिवसेना प्रमुख का विचार, उसे कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से शिवसेना और बीजेपी के बीच सीट के बंटवारों को लेकर भारी मतभेद जो है शुरू है शुरुआत से लेकर अब तक। फिलहाल इस पर पूरी जानकारी के लिए फोन लाइन द्वारा हमसे जुड़ने जा रही है हमारी संवाददाता पूनम। जानना चाहेंगे आपसे कि बीजेपी और शिवसेना में सीटों के बंटवारे को लेकर भारी मतभेद है, विवाद जारी है। क्या लगता है आपको कि आज के बैठक के बाद इन सीट के बंटवारों को लेकर कोई एक अंतिम फैसला जो है आ सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है? बिल्कुल सुधा, आपको बताना चाहेंगे कि जब से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हुई थी, ऐलान हुआ था, उसके बाद से ही भाजपा और शिवसेना के उनके बीच सीटों को लेकर तकरार शुरू हो गई थी। जहां बीजेपी का कहना है कि उन्हें 135 सीटें चाहिए, वहीं वहीं शिवसेना है वो 119 सीटों पर अड़ी हुई है और उन्हें नहीं दे रही थी। ऐसे में अब ये जो मामला है बेहद गंभीर हो गया है और जो बीजेपी है उनका 135 सीटों पर अड़े ही हैं। तो आज यहाँ पर ओम माथुर ने, जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, वो यहाँ पर मीटिंग बुलाई है। बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आए हैं। तो अब देखिए फैसला क्या होता है क्या नहीं होता है यह, लेकिन आज कुछ भी हो, ऐसा लग रहा है कि आज जो भी फैसला होगा वो लोगों के सामने जरूर आ जाएगा। जी बिल्कुल पूनम, लेकिन जानना चाहेंगे आपसे कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलने की आशंका जताई जा सकती है? अगर देखिए, अगर सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बीजेपी को 120 सीटें दी जाएंगी लगभग। और अगर बात करें शिवसेना, तो शिवसेना कुछ 148 सीटों की बात कर रहा है। और बाकी रामदास, जो कि अदर्स पार्टी है, रामदास आठवले की पार्टी है, वो सूत्रों के मुताबिक उन्हें कुछ 8 पार्टियां दी जाएंगी। ऐसी खबरें सूत्रों के माध्यम से आ रही है, लेकिन अभी इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। ये बातें सिर्फ अभी उड़ रही है हवा में। लेकिन आज जो भी, क्योंकि अभी मातोश्री में भी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई है, तो आज यहाँ पर ओम माथुर ने बीजेपी की बैठक बुलाई है और उसके बाद जो शिवसेना में जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने मातोश्री में बैठक बुलाई है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जब दोनों पार्टियां बैठक बुला रही हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आज एक उम्मीद है, आखिरी उम्मीद है कि जो भी सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान चला आ रहा है वो आज थम जाएगा और आज पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। और इसी सीटों की बंटवारे को लेकर के जो नितिन गडकरी हैं वो आज दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और पीएम मोदी से मिलने वाले हैं। तो आज कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो भी निचोड़ है वो सामने आ जाएगा कि आखिर किस पार्टी को कितनी सीट मिलते हैं। पूनम, जानना चाहेंगे आपसे कि एक तरफ मातोश्री में शिवसेना ने बैठक बुलाई है, दूसरी तरफ बीजेपी की भी बैठक शुरू है सीट के बंटवारों को लेकर। क्या लगता है आपको कि अगर इन सीट के बंटवारों को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं आया तो 25 साल के इस गठबंधन को लेकर क्या इस गठबंधन पे कोई असर पड़ सकता है? बिल्कुल सुधा, आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां अपने जिद पर अड़ी हुई हैं। क्योंकि शिवसेना का कहना है कि ये पार्टी उनके अस्तित्व, अब ये जो लड़ाई है वो लड़ाई ना अभी की
एक केवल सीट की बात नहीं है, अब ये अस्तित्व की लड़ाई है। क्योंकि जैसे कि कल संजय राउत जी ने कहा था कि जो भी उद्धव ठाकरे कहेंगे हम उनका सम्मान करेंगे, लेकिन ये हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई है। और दूसरी तरफ जो बीजेपी है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि 12 घंटे का जो कुछ अल्टीमेटम दिया गया था, तो कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टी के अस्तित्व की बात है। अब तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां अपने एक अस्तित्व पर आ चुकी हैं कि वो दोनों नहीं झुकना चाहती हैं। दोनों के मुताबिक दोनों को लग रहा है कि अगर उनकी पार्टी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस पार्टी के ज्यादा आते हैं वोट, तो सीएम उसी का बनना है। तो दोनों पार्टी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है कि अगर उनको ज्यादा सीट मिलते हैं तो उनका जो पार्टी है वो सत्ता में आएगी। तो ये कहीं ना कहीं कुल मिलाकर दोनों पार्टियों के बीच में एक गठबंधन सा नजर अब नहीं आ रहा है। दोनों बिखर रही हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों पार्टियों में पहले तकरार नहीं हुई है, पहले भी कई बार सीटों को लेकर तकरार हुई है, लेकिन इस बार जो तकरार हुई है वो बहुत बड़ी हुई है और वो इस तरह बढ़ गई है कि अभी तक यह बात साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में इस बात का जो है अभी तक पता तो नहीं चल पाया कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन जानना चाहेंगे एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस प्रकार से 12 घंटे का अल्टीमेटम बीजेपी ने दिया था शिवसेना को अपना रुख जो है साफ करने के लिए, तो उस अल्टीमेटम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उसका क्या अपडेट है? बिल्कुल, ये कहना है बीजेपी ने। अब ये जो खबरें आई थी वो सूत्रों के हवाले से आई थी, अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया था, क्योंकि जो शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता है संजय राउत, उनका कहना है कि उन्हें किसी भी अल्टीमेटम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और इसी तरह रामदास कदम, उन्होंने भी यही कहा था कि हमें कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया था। यानी शिवसेना को ये बात नहीं पता है कि उन्हें अल्टीमेटम दिया गया है नहीं या नहीं दिया गया है। ये जो कुछ प्रमुख सूत्र हैं उनके हवाले से खबर आई थी कि 12 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है शिवसेना को। तो ये पूरी तरह से साफ हो पा रहा है। लेकिन जो भी हो, अगर बीजेपी ने 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, तो आज जो नितिन गडकरी हैं वो दिल्ली जा रहे हैं पीएम मोदी से मिलने के लिए। तो आज जो भी फैसला होगा आज वो लोगों के सामने आ जाएगा और आज कहीं ना कहीं यह बातें साफ हो जाएंगी कि आखिर किस पार्टी को कितनी सीट मिलने वाली है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज जो है ये फैसला जरूर हो पाएगा कि किस प्रकार से किस दल को कितनी सीटें मिलनी चाहिए। ये फिलहाल पूरी बैठक के बाद ही होगा, क्योंकि एक तरफ मातोश्री में शिवसेना ने अपनी बैठक बिठाई है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी अपनी बैठक बुलाकर इन सीटों के बंटवारों का ये जो विवाद है इसको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश कर रही है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने गठबंधन और आठले पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। इसीलिए तो इतने देर हुई है कि हम तो 144 पे हमारा उतना ही कहना है कि हमें 144 सीट्स चाहिए। मला ते बजेटमध्ये तरतूद करून करता आलं असतं तर बजेटमध्ये 350 कोटी रुपयाची तरतूद करून मी साधारण 51 टोल बंद करण्याच्या बाबतीमध्ये त्या ठिकाणी निर्णय घेऊ शकलो। परंतु हा मोठा निर्णय होता। महाराष्ट्रातली 40% जनता ही त्या टोलवरून येणार होती। म्हणजे माझ्या कोकणातले तिन्ही जिल्हे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड आणि तिकडं कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, पुणे, नगर, औरंगाबाद, लातूर, उस्मानाबाद, बीड एवढे सगळे जिल्हे ते त्या खारघर टोलवरून येणार होते आणि 40% जनतेला 1200 कोटी रुपये भरून जर टोल बंद केला तर काही त्या ठिकाणी बिघडत नव्हतं। कारण आपण जो प्रश्न विचारताय तो अनेकांनी त्या ठिकाणी विचारला, आम्ही पण त्याच्या संदर्भातली माहिती घेतली। तुम्हाला हेही माहिती आहे की रामदास आठवलेंना सुरुवातीला पवार साहेबांनीच आमदार नसताना मंत्रिपद दिलं, नंतर त्यांना आमदार केलं, नंतर त्यांना सरकारमध्ये सहभागी करून त्यांच्या कुणी ना कुणी प्रतिनिधींना आम्ही आमदार करत होतो, राज्य मंत्रिमंडळामध्ये त्या ठिकाणी संधी देत होतो। अशा पद्धतीने अनेकदा पवार साहेबांनी पुढाकार घेतला, म्हणूनच पंढरपूर लोकसभा मतदारसंघातनं पण त्यांना निवडून आणण्याचं काम केलं जात होतं। ही वस्तुस्थिती आहे। पाठीमागच्या काळामध्ये शिर्डी लोकसभा मतदारसंघातनं त्यांना उमेदवारी दुर्दैवाने तिथं अपयश आलं आणि त्याच्यातनं ते थोडेसे नाराज झाले आणि विधानसभा चुनाव को लेकर जो खबरें हैं वो इस तरह इसका सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्दी लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस, लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाई। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक
तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हर पार्टी अपनी तैयारी में जुट गई है। शिव संग्राम पार्टी के अध्यक्ष विनायक मेटे ने गठबंधन पर क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। शिव संग्राम पार्टी के अध्यक्ष विनायक मेटे साहब आज हमारे साथ में हैं। उनसे जानते हैं कि आने वाले जो विधानसभा इलेक्शन है उनमें उनकी किस तरह से तैयारी है और कौन सा गठबंधन होगा जिनका उनको सपोर्ट रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हम पूछना चाहेंगे कि आने वाला जो इलेक्शन है किस तरह की तैयारी के साथ में आप उतर रहे हैं, किस तरह का आपका जो है वो मोनोपोली रहेगा महाराष्ट्र के लिए या सीटों के लिए अपने बलबूते पर लड़ने वाले? नहीं, देखिए महाराष्ट्र के अभी असेंबली के जो चुनाव अभी चल रहे हैं उसके डिक्लेयर हुए हैं, उसमें हमें शिव संग्राम पार्टी ये महायुति का एक घटक दल है। महायुति में आज 6 पार्टियां हैं, शिवसेना है, बीजेपी है, शिव संग्राम है, आरपीआई है, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना और राष्ट्रीय समाज पार्टी है। ऐसे 6 लोग या ऐसे 6 पार्टी घटक दल मिलकर महायुति बनी है और ये महायुति के माध्यम से ही हम अभी जो आने वाले महाराष्ट्र के असेंबली के चुनाव को हम उसका सामना करेंगे और ये चुनाव लड़ेंगे साथ साथ। जी बिल्कुल, हमने देखा था कि जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें भी काफ़ी सपोर्ट के साथ में जो महायुति ने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया काफ़ी काबिल तारीफ है। इस बार भी आप साथ में हैं, लेकिन जहां तक सीटों की बात है तो आपकी तरफ से आज हमने देखा कि जिस तरह से मातोश्री में अभी बैठक चल रही है और सीटों के बंटवारे की बात हो रही है और वो जिस तरह की माथापच्ची चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपका भी उसमें पार्ट रहेगा या डिसाइड उनको करना है या आपकी तरफ से कोई प्रपोजल गया है? देखिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन में अपने भाई नरेंद्र जी मोदी जी का नेतृत्व था। बीजेपी एक अकेली बड़ी पार्टी थी। महाराष्ट्र के अंदर भी बीजेपी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के पार्लियामेंट के चुनाव लड़े थे, उसमें हम सभी 6 पार्टियां थे और पूरे देश में और महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सारा आक्रोश था जनता में। उसका हमें फ़ायदा मिला और सीटें 42 सीटें पार्लियामेंट के हमारे चुन के आ गई। अभी उसके आगे अभी महाराष्ट्र के चुनाव अभी चल रहे हैं, तो हमारे सभी पार्टी दल महायुति यही मुद्दा लेकर जो 15 साल से यहाँ महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस और एनसीपी की गवर्नमेंट है, इन्होंने जो इतने बुरे काम किए हैं, पूरे महाराष्ट्र को पीछे धकेल दिया है। विकास के नाम पे सिर्फ घोषणा हुई है। इन लोगों ने भ्रष्टाचार के सभी उच्च रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के जनता के अंदर पूरा क्रोध है। तो ये सब मुद्दे लेकर हम लोग असेंबली में चुनाव के उसका सामना करेंगे और सामने लोगों के बीच ये सब मुद्दे लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल, विनायक मेटे साहब, एक बात पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी उपचुनाव हुए, चाहे राजस्थान की बात कर लीजिए आप, चाहे यूपी की बात कर लीजिए, चाहे गुजरात की बात कर लीजिए, जो चीज़ कही जा रही थी कि नहीं मोदी का जादू अभी तक चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिवर्स गियर में गाड़ी बनती नजर आई। तो आपको ये चीज़ लगती है कि अगर लोकसभा की बात आती है तो लोगों का अलग नज़रिया होता है और जब विधानसभा की बात आती है तो अलग नज़रिया होता है, तो कहीं ना कहीं ये असर आपको लगता है कि यहाँ के इलेक्शन में पड़ सकता है? नहीं, ऐसा कुछ जो अभी जो उपचुनाव हुए हैं देश के अंदर कई स्टेट में, उसका असर यहाँ कुछ भी नहीं होगा। देखिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन और असेंबली के इलेक्शन में काफ़ी अंतर होता है। वहाँ लोकल जो कैंडिडेट
उसका एक महत्व रहता है, वहाँ के इशू ये एक अलग होते हैं। महाराष्ट्र के अंदर क्या उसका असर नहीं होगा, इसका कारण यह है कि पिछले 15 साल से जितना बुरा करना है इस आघाड़ी सरकार ने, कांग्रेस और एनसीपी ने, उतना बुरा करने का काम महाराष्ट्र में इन लोगों ने किया है। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, बिल्कुल निजी तौर पे आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आपका गठबंधन एनडीए जो है वो सत्ता में आता है, आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? देखिए, अभी वो बहुत आगे की बात है। पहले अभी हमारे सीटों के बंटवारे में ही गाड़ी अटकी हुई है, तो बाकी का बहुत आगे की बात है। अभी पहले सीटों का बंटवारा होने दो, चुनाव होने दो, रिजल्ट आने दो, फिर हमारी गवर्नमेंट आने दो, फिर बाद में तय होगा कि देखिए फिर महायुति बैठकर तय करेगी। फिर बाद में बीजेपी के जो श्रेष्ठी है, नेता लोग हैं, वो उनकी राय देंगे, शिवसेना की नेता है वो राय देंगे, और कौन सी पार्टी को किसको ज़्यादा सीटें मिलती ये भी देखना पड़ेगा। ये सब बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होगी और बाद में निर्णय होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विनायक मेटे साहब, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस बार जो महाराष्ट्र में है वही मोदी वाला जादू चलेगा और महाराष्ट्र में उनकी युति की ही सरकार आएगी। हालांकि उनके मंत्रिमंडल में आने की बात को फिलहाल वो टाल रहे हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ निर्मल त्रिवेदी, लेमन न्यूज़, मुंबई। वहीं राकांपा प्रवक्ता नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनपा की सत्ता पर राज करने वाली शिवसेना पर 15,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। सीबीसी के गाइडलाइन के अनुसार पिछले 2 साल से टेंडरिंग प्रक्रिया चल रही है। 2 सालों में लगभग 15,000 करोड़ रुपए के ठेके दिए गए। महानगर पालिका के विजिलेंस विभाग ने 100 करोड़ रुपए के ठेकों को लेकर जांच की और एक रिपोर्ट भेजी है कि डीकोडिंग करके ये सारी प्रक्रिया को मैनेज किया गया और इन पर कार्रवाई की जाए, ऐसी रिपोर्ट कमिश्नर को भेजने का काम विजिलेंस डिपार्टमेंट ने किया है। जब ये महानगर पालिका को ई टेंडरिंग सिस्टम शुरू करना के लिए मजबूर होना पड़ा, तो शिवसेना के पक्ष प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे यानी इनके पीए श्री मिलिंद नार्वेकर के नजदीकी रिश्तेदार श्री महेश नार्वेकर, जो कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में महानगर पालिका में काम कर रहे थे, उनको आईटी डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया ताकि सारे 2-3 दिन पहले उन्हें हटाया गया है। वहाँ बोरा नाम के व्यक्ति की नियुक्ति की गई है। महानगर पालिका में बार-बार मांगे उठ रही थी कि जो व्यक्ति महेश नार्वेकर आईटी हेड बनाया गया है वो पात्र नहीं है, उससे हटाया गया। लेकिन सारी मांगों को दरकिनार करके वहाँ पे उन्हें कंटिन्यू रखा गया, क्योंकि उसके पीछे टेंडरिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से मैनेज करना, डीकोडिंग करना और बड़े पैमाने पर ठेके देते समय गड़बड़ी करना ये होते हैं। वहीं दूसरी ओर जब नवाब मलिक से कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के बारे में पूछा गया तो सुनिए आप भी कि क्या कहना है उनका। हम इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से गठबंधन को लेकर कोई चर्चा के लिए निमंत्रण आएगा, लेकिन अभी तक चर्चा के लिए कोई भी निमंत्रण नहीं मिला है और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द उस चर्चा के लिए कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोगों को बुलाएगी। वो निमंत्रक है, वो बड़े भाई की भूमिका में है, वो निर्णय लेने के सभी अधिकार हमेशा उनके पास रखा है। तो हम चाहते हैं कि मिलकर चुनाव लड़े और हमें चर्चा के जरिए जो हमारी मांग है हमने रखा है उसके ऊपर हम आशा करते हैं कि कांग्रेस जल्दी से जल्दी। साईं बाबा का विवाद पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। कांदिवली साई संस्थान के ट्रस्टी रमेश जोशी ने इस मामले में एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और इसी पे देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। शंकराचार्य के विवादित बयान के बाद बढ़ा साईं पर विवाद अब थमता नहीं दिख रहा है। पहले तो शंकराचार्य का साईं को भगवान मानने से इनकार, फिर करवधा में धर्म संसद का साईं पर तुगलकी फरमान और अब साईं का ये विवाद पहुंच गया है देश की सर्वोच्च न्यायालय में। जी हां, मुंबई के एक साईं मंदिर के ट्रस्टी ने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने न्यायालय को ये बताया कि साईं बाबा हिंदू थे, वे उनके हिंदू होने की कई परिणाम न्यायालय को देने को तैयार हैं।
12 तारीख को हमने जो याचिका दाखिल की उसमें सारे सबूत दिए हैं, जिससे ये साबित होता है कि श्री साईं बाबा मुस्लिम नहीं बल्कि ब्राह्मण थे। दूसरी बात ये साबित होती है कि साईं बाबा का अपमान, निंदा और उनकी बदनामी इस कांड के जो एक्यूज है, आरोपी है, वे पिछले 2.5 महीने से करते हैं और उसके बावजूद भी यानी कानूनन वो अपराध होते हुए भी उन लोगों के खिलाफ आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने सबसे पहले यही मांग की है उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई हो। जिन्होंने साईं बाबा का अपमान किया है, उसके बाद में हिंदुस्तान में जितने मंदिर है उन मंदिरों में जो साईं बाबा की मूर्तियां हैं उसमें से एक भी मूर्ति को कोई टच न करे। दरअसल शंकराचार्य ने कहा था कि साईं मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते थे, जबकि साईं धाम मंदिर कांदिवली के ट्रस्टी ने ये दावा किया है कि साईं बाबा ब्राह्मण थे। रमेश जोशी के मुताबिक उन्होंने साईं के धर्म को लेकर एक आरटीआई भी दाखिल की थी, जिसमें उन्हें जवाब के तौर पर साईं के मुताबिक कोई भी जानकारी नहीं मिली। आरटीआई के जवाब में कहा गया कि साईं परिवार, गाँव और धर्म को लेकर कोई भी जानकारी नहीं मौजूद है। पूज्य शंकराचार्य जी ने आरोप लगाया तो हम ये जानना चाहते थे कि साईं मंदिर, शिरडी का साईं मंदिर महाराष्ट्र सरकार के अंडर में है। 2004 से शिरडी संस्थान के अंडर में मंदिर है। सबसे पहले हमने आरटीआई से उनके पास से जानना चाहा, तो साईं बाबा को लेकर, उनके परिवार को लेकर हमने आरटीआई में 27 एप्लीकेशन भेजा 18 जुलाई को। 27 एप्लीकेशनों का जवाब उन्होंने ये दिया कि आपके सवालों का हमारे पास कोई जवाब नहीं है, केवल श्री साई सच्चरित है मराठी, ये केवल जो पुस्तक है यही प्रमाण है। इसके अलावा हमारे पास एक भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि साईं बाबा मुस्लिम थे। बहरहाल साईं का मसला अब कोर्ट में है। धर्म सांसद के फैसले और शंकराचार्य के बयान के बाद साईं के भक्तों में रोष तो था ही, और साईं का मामला कोर्ट में जाने से साईं को भगवान नहीं मानने वालों के कान भी खड़े जरूर हुए होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।